लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर निर्दोष हिंदू भी मारे गए, उन पे मुकदमे भी दर्ज किए गए, और जब उन मुकदमों को हमारी सरकार ने खारिज किया कि नहीं ये सब फर्जी हैं, असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तब उनको बुरा लगता है। उन अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। सहारनपुर में एक सिख विरोधी दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस दंगाई को गले से मिलते हैं। बुलंदशहर के अंदर भी ऐसे उन्होंने किया, स्याना के अंदर ऐसे ही किया। मुरादाबाद के उनके प्रत्याशियों की सूची तो देखिए, उनमें से एक व्यक्ति वो भी है जो कहता था कि तालिबान का अफगानिस्तान में ना बहुत अच्छा है। तालिबान का मतलब आधी आबादी का विरोधी, मानवता का विरोधी, बेशर्मी के साथ उसका समर्थन कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है। भाइयों बहनों, इनकी कोई विकास की सोच नहीं है, ये विकास कर भी नहीं सकते हैं, विकास उनका एजेंडा ही नहीं था। उनका एजेंडा तो एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत था, और वह एजेंडा था लूट खसोट का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, गुंडागिर्दी का, दंगों का। यही तो करते रहे 5 साल तक। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, और 12 से 17 के बीच में तो इन लोगों ने जो किया, मुझे लगता है कि कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको कभी भूलेगा नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। तो मुजफ्फरनगर के दंगे जिस प्रकार से वोट बैंक को ध्यान में रखकर दंगों में पुलिस ने कार्यवाही की, ऐसा पूरे देश में कहीं पर नहीं। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया, जो आरोपी थे उनको पीड़ित बना दिया, और हजारों केस, फर्जी केस दर्ज करने का काम किया है। मैं तो संजीव बालियान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फर्जी केस के सामने उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी, चाहे अदालत में लड़नी पड़ी हो, चाहे रोड पर लड़नी पड़ी हो। और दंगों के समय भारतीय जनता पार्टी दंगों के पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया, क्या भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई थी खून की बारिश। अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। गोरख पांडे ने जब यह कविता लिखी होगी तो उनके दिमाग में यह ख्याल ही नहीं होगा कि दंगों के बाद मतदान की फसल हर चुनाव में काटी जाएगी। यह फसल नहीं, खरपतवार है, जो एक बार उखाड़ फेंकने की कोशिश के बाद हर बार उगकर सामने आ जाती है, और हर बार इसे खाद पानी देने वाले लोग हर बार नजर आते हैं, बार बार नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं बेवकूफ लाइव।
हम बात कर रहे हैं चुनाव की, चुनाव के बहाने यूपी के बहाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहाने जाटलैंड की, और जाटलैंड के बहाने मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर के बहाने दंगों की। उन दंगों की जिनके सहारे वोटों की फसल 2014 में काटी गई, फिर 2017 में काटी गई, फिर 2019 में काटी गई, और अब 2022 में फिर से इसे फसल को काटने की तैयारी हो रही है। इस काम को अंजाम देने वाले दो लोग हैं, दोनों सूरमा हैं। एक केंद्र में गृह मंत्री हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोनों संवैधानिक पद पर हैं और दोनों ने संविधान की शपथ ली है। इसलिए भी ये मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों संवैधानिक व्यक्ति कुछ भी बयान देते हैं तो वो एक दस्तावेज होता है। ऐसे में अगर गलत बयानी अगर होती है या कोई आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई जो विकास से शुरू हुई थी वो अब गर्मी निकालने जैसी धमकियों तक पहुंच चुकी है। पहले चरण के मतदान में जोड़ तोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह दंगों का जिक्र किया है या जिस तरीके के आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये सीएम की हैसियत से किए गए हैं या बीजेपी की नेता की हैसियत से या फिर हिंदू वाहिनी के नेता की हैसियत से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर गठित जस्टिस आयोग ने अपनी क्या रिपोर्ट दी थी। असल में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो लगातार समाजवादी पार्टी पर यह हमला कर रहे हैं कि ये दंगों की पूरी साजिश उन लोगों ने रची थी। अब ऐसी स्थिति में जस्टिस आयोग की, जस्टिस सहाय की जो रिपोर्ट है, जस्टिस सहाय आयोग की जो रिपोर्ट है वो इस पर इसका एक खुलासा करती है, जो एक ऑथेंटिक है, जिसकी स्थापना सरकार ने की थी, अखिलेश यादव सरकार ने की थी, और जिसकी रपट विधानसभा पटल पर सामने रखी गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बार फिर मुजफ्फरनगर दंगों का जिन्न बाहर आ गया है। बीजेपी इस हिंसा का उपयोग एक बार फिर राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक इसके लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये सही है कि अखिलेश यादव उस समय सीएम थे, पर इन दंगों की जांच के लिए बनाए गए जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने सपा सरकार के साथ बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहराया है। आयोग अपनी रिपोर्ट में बीजेपी नेता वर्तमान मंत्री संगीत सोम को जिम्मेदार ठहराता है, जिन्होंने एक तालिबानी वीडियो का प्रचार प्रसार कर मुजफ्फरनगर हिंसा से उसे जोड़ा। उसी के बाद लोग भड़के और दंगा हुआ। मुजफ्फरनगर दंगों पर करीब 2.5 साल बाद आई जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट में बताया गया था कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के तालिबान नियंत्रित इलाके का वीडियो जारी किया गया था, जिससे हिंसा भड़की थी। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2013 के दंगों के भड़कने की एक वजह ये गलत वीडियो था, जिसे मुजफ्फरनगर का वीडियो बताकर शेयर किया गया था। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में 2 लोगों को पीटते हुए दिखाया गया था और कहा जा रहा था कि 2 हिंदू युवकों की हत्या कर दी गई है, जिससे हिंसा भड़क उठी। पुलिस अधिकारियों से ली गई जानकारी के हवाले से जस्टिस सहाय आयोग ने कहा है कि ये वीडियो बीजेपी के एमएलए संगीत सोम और 229 अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। मुजफ्फरनगर के एक इलाके का बताते हुए जो वीडियो शेयर किया गया था, उसमें पाकिस्तानी तालिबान के लड़ाकों ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर रहे थे, उनका कहना था कि ये अगस्त 2013 में ही मुजफ्फरनगर के कवाल गांव का है, जहां से दंगा भड़कने की शुरुआत हुई थी। कवाल में ही 2 हिंदू युवकों गौरव और सचिन की हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट में टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी नाम से उल्लेखित चैप्टर में संगीत सोम और 229 अन्य लोगों को दंगों के लिए जिम्मेदार माना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बृजभूषण तत्कालीन आईजी मेरठ की ओर से दिए गए सबूतों से पता चलता है कि उन्हें 29 अगस्त को इस बारे में पता चला था कि 23 तारीख को कुछ लोगों ने एक वीडियो जारी किया था, जिसका टाइटल था देखो सचिन व गौरव की हत्या किस निर्मम तरीके से की गई है। रिपोर्ट आगे कहती है, इसके बाद आईजी बृजभूषण ने मुजफ्फरनगर के एसएसपी और सीओ सिटी संजीव बाजपेयी को जांच का आदेश दिया था।
वाजपेयी ने जांच के बाद बताया था कि अगस्त 2012 का पश्चिमी पाकिस्तान का ये वीडियो विधायक संगीत सोम और शिवम नाम के युवक ने अपलोड किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी मिलने के बाद लोगों में गलत संदेश न जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए डीएम और एसएसपी ने अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से ये संदेश दिया था कि ये वीडियो मुजफ्फरनगर के कवाल गांव का नहीं है, जहां सचिन और गौरव की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब इस रिपोर्ट पर बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुजफ्फरनगर दंगों में 60 से अधिक हिंदू मारे गए और 15 से अधिक हिंदू जो है वो जेलों में डाल दिए गए। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार का यही चरित्र है। उन्होंने यह भी कहा कि ये जो लाल रंग है टोपी का, ये असल में लोगों की हत्या का रंग है। उन्होंने सचिन और गौरव जिन दो युवाओं की हत्या हुई थी और उसके बाद इस दंगे की चिंगारी भड़की थी, जो उनका भी जिक्र करते हुए, हालांकि इससे पहले उन्होंने एक अल्पसंख्यक युवक की मौत हुई थी उस आपसी झगड़े में, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने चुनकर सचिन और गौरव की हत्या का जिक्र किया और कहा कि हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसी बहाने राम मंदिर आंदोलन के लोगों को भी याद किया और यह कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली भी सरकार समाजवादी पार्टी है। अब बात अमित शाह की कर लें। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों में लोगों से यह कहा कि जो पीड़ित हैं उन्हें आरोपी बना दिया गया और जो आरोपी थे उन्हें पीड़ित बनाया। यह सारा खेल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया। हजारों केस दर्ज किए गए जो झूठे थे और बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। बहरहाल ये अलग इस पे हम आगे आएंगे और बताएंगे कि या जो चीजें हैं ये जनता तय करे कि कौन इसमें विक्टिम है और कौन विक्टिम नहीं है। अब बात अमित शाह की करें। उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक चुनावी रैली में कहा, लोगों को दंगे की याद दिलाते हुए, कि जो आरोपी थे उन्हें पीड़ित बना दिया गया और जो पीड़ित थे उन्हें आरोपी बना दिया गया। उन्होंने कहा कि हम बहुत मुस्तैदी के साथ दंगा पीड़ितों के साथ खड़े हुए हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि इस मामले में हजारों फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने एक बार ये कहा, लोगों से अपील की कि अगर आप दंगों को नहीं भूले हों तो आप समाजवादी पार्टी को वोट मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर एक बार फिर उन लोगों की सरकार लखनऊ में गद्दी पर बैठ जाएगी जो दंगों का समर्थन करते हैं। अब हम एक बार फिर से जस्टिस आयोग की रिपोर्ट पर आते हैं। अभी जो हमने रिपोर्ट देखी उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरीके से संगीत सोम ने एक पाकिस्तानी वीडियो को अपलोड कर ये बताया कि मुजफ्फरनगर में किस तरीके से हमले अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वो कर रहे हैं युवाओं के ऊपर या जाट युवाओं के ऊपर। जो सचिन और गौरव की जो हत्या की जो बात है, उन दोनों की हत्या का जो एक वीडियो जो संगीत सोम ने अपलोड किया था वो असल में पाकिस्तान का वीडियो था और यही एक वीडियो ऐसा था जिसने इस हिंसा को बढ़ाने का काम किया। तो जस्टिस आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि मुजफ्फरनगर दंगों में को भड़काने में समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के स्थानीय नेता शामिल थे। दूसरा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन जो है उसमें इस रिपोर्ट में एक बड़ी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर डाली गई, जिनके फेलुअर होने की वजह से ये दंगे भड़के। जो जस्टिस सहाय आयोग की रिपोर्ट में 14 पॉइंट का जिक्र किया गया है, जिन 14 पॉइंट के आधार पर जो गलतियां हुई हैं या जो 14 पॉइंट हैं जिसके आधार पर यह स्थितियां बद से बदतर होती चली गई। इसमें कहा है कि डीएम सुरेंद्र सिंह और एसएसपी मंजिल सैनी के तबादलों से प्रभावित जो तबादले हुए थे उससे जाट समुदाय के अंदर गलत रिपोर्ट गई है। उन्होंने इंटेलिजेंस के फेल्यूअर की भी बात की कि आखिर इतने बड़े जलसे महापंचायतें जो अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से भी हुए और जाट समुदाय की तरफ से भी, इसकी जानकारी इंटेलिजेंस के पास पहले नहीं थी।
नगला मंदौर में जो महापंचायत, जाटों की महापंचायत हुई, जिसके बाद लौटते समय उस रैली के ऊपर या उन जाटों के ऊपर जो हमले हुए, उस महापंचायत में कितने लोग जाने वाले हैं, इसकी भी जानकारी प्रशासन को या लोकल इंटेलिजेंस को पहले नहीं थी। और यह सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो जाट महापंचायत हुई उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जो अल्पसंख्यकों की महापंचायत थी उसकी रिकॉर्डिंग की गई, लेकिन जाट महापंचायत की रिकॉर्डिंग नहीं की गई। इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के स्थानीय नेता थे जिन्होंने वहां पर भड़काऊ भाषण दिए। भड़काऊ भाषण दोनों रैलियों में दिए गए, वो चाहे अल्पसंख्यकों की रैली हो या जाट समुदाय की रैली हो, दोनों रैलियों में दिए गए। और जाट समुदाय की रैली में बीजेपी के नेता, जिसमें संगीत सोम, जिसमें सुरेश राणा, जिसमें संजीव बालियान, जिसमें उमेश मलिक, जिसमें साध्वी प्राची, ये सारे जितने नेता थे, इन लोगों के नाम बाद में इस एफआईआर दर्ज की गई भड़काऊ भाषण देने के लिए। यहां एक बात और स्पष्ट कर दें, जो जाट महापंचायत से लौट रहे लोगों के ऊपर जो हमला हुआ वो स्थान अलग है, और बहुसंख्यक जो बड़े हिस्से में जो दंगे हुए, जो बड़े जो हमले हुए, वो हिस्से अलग हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बीजेपी नेता संजीव बालियान और उमेश मलिक, इन दोनों के इलाके, जो कटवा कुटवी की बात करें या लसाड़ की बात करें, इससे लगे हुए जो इलाके थे, उन इलाकों में ज्यादा हमले हुए। और हमले जिनके ऊपर हुए वो गरीब किसान थे, वो खेत मजदूर थे, वो दोनों समुदाय के लोग थे, लेकिन वो गरीब लोग थे जिनके ऊपर हमले ज्यादा किए गए। संजीव बालियान उस समय बीजेपी के नेता थे और उमेश मलिक गठवाला खाप, दो बड़ी खापें हैं, बालियान खाप और गठवाला खाप के प्रवक्ता हुआ करते थे। और ये दोनों आज बीजेपी के साथ हैं। और किस तरीके से इस पूरे दंगे में बीजेपी को फायदा हुआ राजनीतिक रूप से, ये बात भी समझने की जरूरत है। अब हम एक बात और जो महत्वपूर्ण है, जो तत्कालीन गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, उसका जिक्र करते हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट यह कहती है कि मुजफ्फरनगर दंगों में जिन गांव में हमले हुए या जिन लोगों ने हमले किए वो अजनबी हैं, और ऐसे गांव में ज्यादा हमले हुए जहां पे अल्पसंख्यकों की संख्या कम थी। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसी तरीके की प्रवृत्ति हमको कोसी कला में देखने को मिली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों की शुरुआत कोसी कला से हुई। कोसी कला के बाद फिर छोटी जगह पर, अलग अलग जगह पर ये दंगे हुए। दूसरी चीज, यही प्रवृत्ति हमको गुजरात में देखने को मिली। गोधरा कांड के बाद जो हमले हुए गांव के अंदर, उसमें बाहरी दूसरे इलाकों के जो लोग थे उन्होंने जाके हमले किए। इसी तरीके की प्रवृत्ति हमको दिल्ली के अंदर दिल्ली में हुए दंगों में भी देखने को मिली। अमित शाह ने खुद इस बात को संसद में कहा कि दिल्ली में हुए दंगों में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से लोग आए थे। एक और जो महत्वपूर्ण इस पूरे जो जस्टिस आयोग, सहा आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये भी कही गई है कि दंगों से पहले ही शुरुआत हो गई थी। लोगों में विभाजन की शुरुआत इन दंगों से काफी पहले शुरू हो गई थी, और आसपास हुई बहुत सारी छुटपुट घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि दंगे का माहौल बनाने की इस पूरे इलाके में कोशिश कर दी गई थी। अब एक सवाल फिर से है, अगर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि वो दंगा पीड़ितों के साथ थे, तो आखिर वो कौन दंगा पीड़ित थे जिनकी उन्होंने मदद की 5 साल में? अगर आज योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि 60 हिंदू मारे गए, इस पूरे दंगे में 60 लोग मारे गए थे, अगर वो 60 पूरे अगर हिंदू थे, तो फिर जो जस्टिस सहाय आयोग जिन विक्टिम्स की बात कर रहे हैं या जिन पीड़ितों की बात कर रहे हैं, वो पीड़ित कौन है? लगभग 40,000 से ज्यादा लोग इन दंगों की वजह से विस्थापित हुए। आज भी उसमें बहुत सारे लोग शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। और इस किसान आंदोलन के दौरान एक जो चीज बड़ी महत्वपूर्ण हुई वो ये हुई कि बहुत सारे जाट नेता इन शरणार्थी कैंप में गए। उन्होंने इन अल्पसंख्यकों से माफी मांगकर उनको वापस लेकर आए। आज ये जो एकता दिखाई दे रही है, इसमें इन किसान नेताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी भूमिका की वजह से ये सारे जो बीजेपी के नेता हैं उनकी हालत पतली है, और वो लगातार कभी जाटों की मीटिंगें कर रहे हैं या कभी दंगों का जिक्र करके फिर से वो याद हरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उस विभाजन की जो रेखा थी उसको फिर से चौड़ा किया जा सके। अब जुलाई 2019 में एक इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर की बात और करते हैं।
ये रिपोर्ट बताती है कि 2013 के जो दंगे विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें डराने और धमकाने की खबरें सामने आ रही हैं। और यही कारण है कि दंगों से जुड़े 41 मामलों में से 40 मामलों में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। कई मामले ऐसे हुए जहां पर पुलिस वाले तक बयानों से मुकर गए। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और गैंगरेप जैसे मामलों में देरी की गई। एक मामले में तो 3 महीने तक की देरी की गई। डॉक्टर और पुलिस वालों का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया। दंगों के मामले में लापरवाही की लिस्ट बहुत लंबी है। खास बात है, ये सारे मामलों में ट्रायल अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी चले और योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान भी चले। आप लोगों को अगर याद हो, कुछ समय पहले दिल्ली के कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के 17 फेक एनकाउंटर की जांच की थी और उस जांच में इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से पूरा सिस्टम मिलकर इस तरीके के एनकाउंटर को संरक्षण दे रहा है या इसमें हिस्सेदारी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर इसकी पुष्टि करती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर यह भी कहती है कि ये जितने मामले हैं, ये सारे मामले अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए हैं। इसमें 10 मामले हत्या के हैं, लगभग 26 मामले दंगों के हैं और 4 मामले गैंगरेप के हैं। इंडियन एक्सप्रेस अगर ये बात कहती है कि अल्पसंख्यकों से पीड़ित अल्पसंख्यकों का मामला है, तब फिर योगी आदित्यनाथ सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि अगर वो ये कहते हैं कि विक्टिम हिंदू थे, तो फिर ये हिंदुओं के ऊपर इस तरीके के मामले किस आधार पर हुए, या उनके खिलाफ जो दंगे हुए थे या उनके खिलाफ जो अपराध थे या उन्हें वो जहां पर पीड़ित थे, उन पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिला, ये सुनिश्चित करने का काम क्या चुनाव के समय ही योगी आदित्यनाथ करेंगे। कुल मिलाकर चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के तथ्य पेश कर रहे हैं या जो गलत बयानी कर रही है, इसका स्पष्टीकरण उन्हें करना चाहिए। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है या एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। हम जानते हैं कि दिल्ली में जब दंगे हुए थे, उस समय कपिल मिश्रा हो, प्रवेश वर्मा हो या अनुराग ठाकुर हो, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, उनमें किसी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, उनमें तमाम लोग अदालतों से बरी होते चले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार तो इससे भी 2 कदम आगे निकली। उन्होंने तो 77 ऐसे मामले ऐसे अपने बीजेपी के नेताओं के ऊपर से वापस ले लिए जिसमें उन्हें अधिकतम उम्र कैद तक की सजा होने वाली थी। और यह जानकारी भी सरकार ने तब साझा की जब सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के ऊपर मुकदमे वापस लेने संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए कुछ निर्देश दिए। और उसके बाद जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 6,869 आरोपियों के खिलाफ 510 मामले मेरठ जोन के 5 जिलों में दर्ज किए गए। इन 510 मामलों में से 175 में आरोप पत्र दाखिल किए गए, 165 मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है, मतलब इसका खात्मा कर दिया गया है। 177 मामले हटा लिए गए। उसके बाद धारा 321 के तहत 77 ऐसे मामले थे जो योगी सरकार ने वापस लिए, और ये सारे के सारे मामले बीजेपी के नेताओं के खिलाफ थे। ये सिर्फ उसी तरीके से किया गया जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खुद के ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस किए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मुकदमों को वापस लेने का कोई भी कारण सरकारी आदेश में नहीं है। जो अदालत को बताया गया उसमें कोई भी ऐसा आधार नहीं बताया गया जिसको आधार मानकर सरकार ने ये मुकदमे वापस लिए। तो ये एक छोटी सी एक अलग अलग तरीके की एक पिक्चर थी जो मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ी हुई थी। हम इसका कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे, हमने केवल जो अलग अलग जो घटनाएं थी या जो अलग अलग जो खबरें थी उसको हमने सामने पेश किया है। और इससे यह बात साफ होती है कि जो बयानबाजी योगी आदित्यनाथ या अमित शाह, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है और वो पूरे तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ही की जा रही है। और अब इलेक्शन के समय फिर से आप अपने आप को विक्टिम कार्ड की तरीके से पेश कर रहे हैं, जबकि आपने पूरा 5 साल केवल अपराधियों को बचाने के लिए
और जो विक्टिम है उन्हें न्याय ना मिले इसमें खर्च कर दिए। आज आप फिर से एक नया विक्टिम कार्ड लेकर आए हैं। तो ये जो हांडी है, जो लकड़ी की जो हांडी है, ये आप दोबारा जिसे आग पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये हो पाएगी? इसमें आपको कितनी सफलता मिलेगी, ये इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, जो बहुत समझदार है। बहुत बहुत धन्यवाद।